हेलो एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं उसमें जो है हम डिफरेंट ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हमने ग्रुप 13 की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो स्टडी की। देन ग्रुप 15 की, इसी तरीके से ग्रुप 15, 16 और 17 की भी अभी हमें स्टडी करनी है इसमें। ओके, तो इस चैप्टर से पहले हमने एक एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ा था, नोबल गैसेस पढ़ा था। एस ब्लॉक में हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की थी। नोबल गैसेस में ग्रुप 18 की डिस्कस की थी, और ऐसे ही हम 13 एंड 14 की भी कर चुके हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो आपको पता है, सारी हम वही सेम पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियाई हुई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी जो है सब में सेम रहते हैं। जस्ट हमें जो है जनरल ट्रेंड जो होता है वो स्टडी करना होता है। बेसिकली जनरल ट्रेंड कि हम जैसे पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड, कि जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, जैसे सपोज करो हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की ही बात करें। एटॉमिक रेडियाई जो होती है अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियाई जब यहाँ पे डिक्रीज होती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सिमिलर वे में एक हम ट्रेंड पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट शेल में ऐड होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल में है सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो उससे क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होता, लेकिन शेल के इंक्रीज होने से क्या है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बस सिमिलर वे में हम ग्रुप 15 के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसी तरीके से पढ़ेंगे ग्रुप 13 एंड 14 के साथ कंपेयर करते हुए, कि अगर हम इनकी बात करें आपस में कंपेयर करेंगे तो डिक्रीज़ करेंगे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। सिमिलर वे में डाउन द ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप खुद पढ़ लोगे। हम जो है स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल नेचर से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडियाई, फिर अच्छा अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। टोटल ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पे है ग्रुप 15 के अंदर हमारे पास। तो कॉन्फ़िगरेशन जो पड़ेगी, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे नाइट्रोजन है 2s2 2p3, फॉस्फोरस 3s2 3p3। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी ns2 np3। ये इनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भी जो है लूज कर सकता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ के साथ जो है +3 भी। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप 15 एलिमेंट जो है वो एग्जिबिट करते हैं, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। अब इसके बाद जो है हम केमिकल बिहेवियर से इसके स्टार्ट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात करते हैं हाइड्राइड्स की। जैसे हमने ग्रुप 13 में पढ़े बोरेन्स बोलते हैं हाइड्राइड्स को, ऐसे ही कार्बन वाले में ग्रुप 14 में हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऐसे ही हाइड्राइड्स की बात करें ग्रुप 15 की, तो जो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा MH3। जैसे कि मेटल, जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन है तो NH3 हो जाएगा, फिर उसके बाद PS3, देन आर्सेनिक H3, उसके बाद एंटीमनी, एंड लास्ट वन इज़ बिस्मथ। ये जो है इनके हाइड्राइड्स हो जाएंगे। हाइड्राइड जो है ये फॉर्मूला भी होता है MH3, और एक और जो लाइटर हाइड्राइड्स है, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाले नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है, ये तीनों जो है एक लाइटर वाले जो है ये भी हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं ऑफ द जनरल फॉर्मूला M2H4। जैसे अगर नाइट्रोजन केस में बात करें ये बन जाएगा N2H4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं NH2NH2, और ये किसका होता है, नेम क्या होता है इसका, हाइड्राजीन। सिमिलर वे में फॉस्फोरस भी P2H4, इसको हम बोल देते हैं डाइफॉस्फीन। बेसिकली PH3 जो है ये फॉस्फीन होता है, तो P2H4 ये हो जाता है हमारे पास डाइफॉस्फीन। सिमिलर वे में आर्सेनिक AS2H4 वो आर्सिन है, ये हो जाएगा डाइआर्सिन। तो जो लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स मीन्स जो पहले 3 है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसका जो हाइड्राइड्स है, एक तो ये वाले हाइड्राइड्स जैसे सभी शो करें MH3 इस फॉर्मूले के तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ जो है वो एक्स्ट्रा हाइड्राइड्स बनाएंगे ऑफ द जनरल फॉर्मूला M2H4। और जितने भी हाइड्राइड्स बेसिकली हमारे पास होते हैं ये कैसे होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो नेचर होगा कोवलेंट होगा एंड पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। पिरामिडल स्ट्रक्चर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो उनसी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे सबसे पहले NH3 की बात करें, नाइट्रोजन, इसके पास 3 तो हैं बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर।
इस तरीके से टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें चारों के चारों हमारे पास बॉन्ड पेयर नहीं है, एक लोन पेयर आ गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री है इसको या शेप में कहूँ इसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी तो लोन पेयर इसको दूर करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल जो है 109 से डिक्रीज होकर 107 डिग्री जो है ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे नाइट्रोजन से फॉस्फोरस देन आर्सेनिक, ये जो बॉन्ड एंगल है साथ के क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के केस में है 107 डिग्री, फॉस्फोरस के केस में 94 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो सेंट्रल एटम जो है हाइड्राइड्स में, इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर और एक हो गए लोन पेयर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे नाइट्रोजन से, देखिए बिस्मथ की साइड पे जो एटम है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर है इनकी जो पोजीशन है, अब जैसे नाइट्रोजन की बात करें स्मॉल साइज है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड पेयर है क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये जो है ये यहाँ पे होंगे इसके पास इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, इनकी जो पोजीशन है यहाँ से चेंज होकर थोड़ा इधर को हो जाएंगे क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो डिक्रीज होंगे जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या होगा, सेम ऑर्डर में जो है डिक्रीज होता जाएगा। देखो जैसे अगर हम बात करें इसकी रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल इतना, अगले में रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल और कम, उससे अगले में रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल और कम। जैसे अगर हम अगला फॉस्फोरस बनाएं, इस केस में क्या होगा, दूर को लाई करेंगे उससे तो रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इसकी वजह से क्या है बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लेस रिपल्शन, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, लेस होगा इस केस में। ओके अब हम हाइड्राइड्स में ही जो है इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। जैसे सबसे फर्स्ट जो आती है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। जितने भी हमारे पास हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के, सभी के पास देखो हमारे पास टोटल 4 पेयर्स है इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिक स्ट्रेंथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से हमारे पास क्या है, 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। मतलब कि हर एक हाइड्राइड के पास जो है 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर का मतलब क्या कि कैसे वर्क करेंगे, एज अ लुईस बेस। लुईस बेस कौन होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो। तो एक लोन पेयर होने की वजह से क्या है, सभी जो मेटल के ये मेटल कैरियो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स है, दे ऑल बिहेव एज लुईस बेस। अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, जिसको हम बोल देते हैं लुईस एसिड, उसको डोनेट करेंगे। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्राइड्स का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम बात करें NH3 की, NH3 जो है बेसिक नेचर का है, PH3 वीकली बेसिक, और जैसे जैसे और नीचे जाओगे तो इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, और भी ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन जो है सारे के सारे एटम्स में, जितने भी एटम्स हैं ग्रुप 15 के, उनमें सबसे स्मॉल साइज़ का है। स्मॉल साइज़ का होने की वजह से क्या होगा, जो लोन पेयर है एक छोटे से रीजन में ही कंसंट्रेट करेंगे। मतलब कि थोड़े से रीजन में, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का साइज जो है स्मॉल है, उसके जो लोन पेयर एक पर्टिकुलर किसी स्मॉल रीजन में होंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास सेंट्रल एटम का जो है साइज़ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज़ इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी है, या फिर हम बेसिक स्ट्रेंथ कहेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। तो नाइट्रोजन जो है NH3 ये सबसे अच्छा बेस होगा, बेसिक नेचर का होगा। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इस तरीके से डिक्रीज करती जाएगी। इसका ऑर्डर है ये बेसिक स्ट्रेंथ। ओके और रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और बेसिक नेचर के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उतना ही बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो NH3 की सबसे ज़्यादा होगी, और डाउन द ग्रुप वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब सेकेंड आता है थर्मल स्टेबिलिटी। फर्स्ट वन इज बेसिक स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज थर्मल स्टेबिलिटी।
अब स्टेबिलिटी क्या है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करोगे स्टेबिलिटी भी क्या है वो डिक्रीज करेगी, मतलब कि नाइट्रोजन वाला जो NH3 अमोनिया ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और लास्ट में जो बिस्मथ हाइड्राइड है वो लीस्ट स्टेबल होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही सेम ऑर्डर है और जो स्टेबिलिटी है थर्मल स्टेबिलिटी इसका भी सेम यही ऑर्डर है। अब डाउन द ग्रुप जाते जाते जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। उसका क्या रीज़न है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे जो आपके पास सेंट्रल में एटम प्रेजेंट है, सेंट्रल में एटम, उसका तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का साइज तो सारे में सेम है। तो यहाँ पे जो है अब अगर मेटल और इसका एटम का साइज जो है दोनों एटम का सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड बनेगी। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे सेंट्रल एटम का साइज तो इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होगी, उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की। मतलब कि मेटल हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब थर्ड वन आता है इसमें रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, मतलब कि NH3 देन PS3 ASH3 SBH3 एंड BiS3। रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी के ऊपर। हाइड्राइड जो है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। या फिर हम इसको सेकेंड में ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेटर द अनस्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा आपके पास अनस्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर होगा। अब इन सभी में जो है थर्मल स्टेबिलिटी इस साइड इंक्रीज करे तो ये क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होगा। सबसे अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, इसका जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा ग्रुप में। फोर्थ वन इज बॉइलिंग पॉइंट। इन पांचों हाइड्राइड्स में अगर बात करें तो अमोनिया जो है, अमोनिया का जो है सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद जो है अगर हम बात करें, जैसे ये है आपके पास NH3, इसका होता है 238.5 देन 185.5। इसके बाद क्या होगा, वापस से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 210 254 एंड 290। सबसे हाईएस्ट हो गया पहले NH3 का और उसके बाद जो है NH3 और PSC का तो डिक्रीज करा एंड देन फर्दर क्या है राइज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इन पांचों में अगर हम कंपेयर करें तो NH3 का जो है सबसे ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट है। अब जो ये एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है अमोनिया का, वो किस वजह से, क्योंकि NH3 जो है यहाँ पे इसकी जो टेंडेंसी है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की। देखो जैसे ये है आपके पास NH3, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से, ये फर्दर आगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। अगर मैं PS3 की बात करूँ फिर बाकी हाइड्राइड्स की बात करूँ, उस केस में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वीक वनरेबल फोर्सेज हैं। तो वीक वनरेबल फोर्सेज के साथ साथ मोलिकुलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते हैं, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, PS3 से लेके BiS3 तक जो है ये इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं करेगा। हम पढ़ते हैं NH3 है, H2O है, HF है, ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो सबसे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगर हम बाकी की बात करें, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज हो रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वनरेबल फोर्सेज, और जो वनरेबल फोर्सेज होते हैं वो डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होते हैं, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ओके, अब इसके बाद फर्स्ट वन थे हाइड्राइड्स, सेकेंड बात करते हैं ऑक्साइड्स की। ग्रुप 15 के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, बेसिकली ट्राई ऑक्साइड्स बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला M2O3 एंड इसके साथ साथ जो है पेंटा ऑक्साइड बनाएंगे, उनका फॉर्मूला होगा M2O5। दो तरीके के हाइड्राइड्स बनाएंगे, ट्राई ऑक्साइड्स एंड पेंटा हाइड्रोक्साइड्स। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा वाइड रेंज होगी इसकी ऑक्साइड्स की, जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वेरी करेगी +1 से लेके +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्साइड जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, लेकिन जैसे जैसे ऑक्साइड्स हायर ऑक्साइड्स बनेंगे उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की, N2O, बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ ऑक्साइड से बनाता है, NO, N2O3, NO2, N2O4, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, N2O5,
NO3 में देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 होगी ना, और जबकि इसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये वाला जो ऑक्साइड्स है वो उसका कैसा है, अनस्टेबल है। ऑक्साइड जो है बेसिकली इनके पास जो है यहाँ पे पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। बाकी अगर हम अदर ऑक्साइड्स की बात करें, जैसे कि आपके पास फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स है, आर्सेनिक के हैं, एंटीमनी या फिर बिस्मथ के हैं, इस केस में जो है पी पाई जो बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो है ये इतने ज़्यादा ऑक्साइड्स नहीं बनाते जितने नाइट्रोजन बनाते हैं। सेकंड वे में इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन के जो हायर ऑक्साइड्स, इतने ज़्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स है, उसका नेचर क्या है, ड्यू टू द पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, कि इस केस में जो है वो बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी सभी केसेस में जो है ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स। जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं सभी जो है ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। उसमें फिर से बात करें, जो नाइट्रोजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाएगा, जैसे कि H2N2O2, H2N2O4, HNO2, HNO3 एंड HNO4। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बनाता है, H3PO2, H3PO3, H4P2O6, H3PO4, H4P2O7, HPO5, इस तरीके से कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है दोनों ही एलिमेंट जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड जो है फॉर्म करेंगे। अगर आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक के जो है दो ही ऑक्सो एसिड्स होते हैं, H3ASO3 एंड H3ASO4। ये सभी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, ये हो गए फॉस्फोरस के, और आर्सेनिक के जो है आपके पास ये दो ऑक्साइड्स होंगे। एंटीमनी की फिर फर्दर आगे बात करें, एंटीमनी सिर्फ एक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, ऑक्सो एसिड सॉरी, H2SbO3। ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और सिर्फ जो है सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। बिस्मथ जो है एक स्टेबल ऑक्सो एसिड बनाता है, HbIO3। अब इसमें जो हम आर्सेनिक इसकी बात करें ऑक्सो एसिड की, सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में जो है ये ऑब्जर्व होता है, इसको जो है ना तो आइसोलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। बाकी एक जो है इसका कि हम बात करें कि इसको जो है मतलब कि हम आइसोलेट नहीं कर सकते, या ये कहें कि इसको जो है वेल कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बाकी अगर बिस्मथ की बात करें, बिस्मथ का जो ऑक्साइड है ये स्टेबल ऑक्साइड होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेंगे। सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स होंगे वो किसके होंगे, नाइट्रोजन के एंड फॉस्फोरस के। अब फोर्थ वन इज हेलाइड्स। ग्रुप 15 के जो मेंबर्स है, एलिमेंट्स हैं, बेसिकली दो सीरीज के हेलाइड्स बनाते हैं, एक तो ट्राई हेलाइड्स MX3 एंड सेकेंड वन इज पेंटा हेलाइड्स MX5। ट्राई हेलाइड्स जो है बनेंगे, पेंटा हेलाइड जो है सिलेक्टेड एलिमेंट ही बनाएंगे, मतलब कि अगर हम ट्राई हेलाइड्स की बात करें तो पांचों के पांचों जो एलिमेंट है वो बनाते हैं, लेकिन अगर हम पेंटा हेलाइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जो 4 मेंबर्स हैं वो ग्रुप के वो बनाते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पेंटा हेलाइड नहीं बनाता, क्यों, उसका भी रीज़न है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइड due to the absence of vacant d orbital in its outermost shell। पेंटा हेलाइड नहीं बनाता बिकॉज नाइट्रोजन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। सिमिलर वे में अगर हम बिस्मथ की बात करें, सबसे लास्ट एलिमेंट की, इसकी भी जो है पेंटा हेलाइड बनाने की लेस टेंडेंसी है, बिकॉज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बिस्मथ की वो लेस स्टेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसी वजह से जो बिस्मथ है उसकी भी जो है काफ़ी कम टेंडेंसी है बनाने की, लेकिन फिर भी वो बना लेगा। नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल भी पेंटा हेलाइड्स बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ओके, अब जो
हमारे पास ट्राई हेलाइड्स होते हैं, बेसिक जनरल फॉर्मूला जो है उनका MX3 ये फॉर्मूला होगा। मेनली जो है ये कोवलेंट नेचर के होंगे, कुछ है कि जो है यहाँ पे आयनिक नेचर होगा उनका। आयनिक करेक्टर जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आयनिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम बात करें BiCl3 की एंड BiF3 की, बिस्मथ सबसे नीचे आगे डाउन द ग्रुप, इनका जो नेचर है वो कैसा है, आयनिक हेलाइड्स, दे आर आयनिक नेचर होगा। ट्राई हेलाइड जो होंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो है एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे फॉस्फोरस, और एक जो है यहाँ पे लोन पेयर होगा। ओके, अगर हम आगे बात करें फर्दर, ट्राई हेलाइड जो है दे आर इजली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इनकी वाटर से। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का ट्राई हेलाइड ले NCl3 प्लस वाटर, NH3 प्लस हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा HClO। ऐसे ही PCl3 प्लस वाटर, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 प्लस HCl। आर्सेनिक का भी ऐसे ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्लोराइड AS2O3 प्लस HCl। बाकी जो एंटीमनी एंड बिस्मथ की ट्राइक्लोराइड्स है दे आर ओनली पार्शियली हाइड्रोलाइज, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइज होंगे। SbCl3 प्लस वाटर SbOCl। ऐसे ही BiCl3 प्लस वाटर, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl। बाकी जो ट्राई हेलाइड्स है फॉस्फोरस के, आर्सेनिक के एंड एंटीमनी के, इनके जो ट्राई हेलाइड्स है, ट्राई हेलाइड्स में भी स्पेशली फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स, दे विल एक्ट एज लुईस एसिड, लुईस एसिड के साथ जो है वो वर्क करते हैं और लुईस बेसिस के साथ जो है ईजिली कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस का ले PF3, लुईस बेस के साथ ईजिली जो है कंबाइन होकर PF5। ऐसे ही SbF3 प्लस 2F नेगेटिव SbF5 2 नेगेटिव, इस तरीके से जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और अगर लुईस बेस को इनके सराउंडिंग में है तो उसके साथ जो है बहुत रेडिली जो है ये कंबाइन हो जाएंगे। पेंटा हेलाइड्स की अगर हम बात करें, PCl5 जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लो बॉइलिंग लिक्विड है, पंजेंट जो है उसकी स्मेल होती है। बेसिकली बनेगा कैसे कि हम जो है ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कर दें PCl3 प्लस Cl2, इससे बन जाएगा PCl5, या फिर PCl3 प्लस Cl2, इससे भी हमारे पास बन जाएगा PCl5। ओके, पेंटा हेलाइड में जो फॉस्फोरस है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री जो होगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। फॉस्फोरस 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। पेंटा हेलाइड्स जो है थर्मली लेस स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू ट्राई हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम PCl5 की बात करें, PCl5 जो है गैस फेज में तो एग्जिस्ट करता है, बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्रिस्टलाइन स्टेट में तो PCl5 जो है ये एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। ऐसे ही PbR5b PI5b जो है आयनिक फॉर्म में जो है बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस की बात करें अगर वोलेंटली रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, PCl5 प्लस H2O, इट विल चेंज इनटू POCl3 प्लस HCl, वोलेंटली जो है एकदम से रिएक्ट करेंगे। ओके, तो ये तो थी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो है आगे जो है हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे इन्हीं के, जैसे हमने बाकी में पढ़े हैं। सबसे पहले बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बेसिकली वैसे तो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, लेकिन मेनली जो है 6 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स इसके होते हैं, जिसमें जो है नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +1 से लेके
+5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके अलावा बाकी 2 ऑक्साइड्स और होते हैं +6 स्टेट में, लेकिन वो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, बिकॉज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी लेस स्टेबल स्टेट है, वो फॉर्म नहीं करेंगे और काफ़ी जो है रिएक्टिव भी होंगे वो कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सभी ऑक्साइड्स को। सबसे फर्स्ट है N2O, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर इसको हम सेकंड नेम है इसका नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर हम एक्सरे स्टडी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करें तो +1 स्टेट में जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा। जैसे CO2 के पास जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज दैट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। बाकी रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये भी, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है और इधर होगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये इधर दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसके पास एक लोन पेयर था, 2 लोन पेयर हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक लोन पेयर जो है वो कम हो जाएगा। ओके, इस तरीके से होगा। N2O जो है इसको हम जो है N2O को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगर इसको हल्का सा माइल्ड उसमें क्वांटिटी में इनहेल कर लिया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, लाफिंग गैस बोलते हैं। बेसिकली जो है हिस्टोरिकल लाफ्टर जो है वो क्रिएट कोज करती है गैस, इसीलिए जो है हम इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। सेकेंड जो ऑक्साइड है इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगी। अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में जो बेसिकली है हमारे पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पेयर्ड नहीं है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किस तरीके से, ये देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इसके पास है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 11 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो पेयर अप होना तो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना दे, 1 एक ही इलेक्ट्रॉन ले ले, इसके पेयर्ड हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड हो जाएंगे विद पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर ये अपना दे दे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। ओके, अब इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, पोलिंग ने जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बताया था ऑन द बेसिस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कि यहाँ पे जो है आपके पास ऐसी बॉन्ड बनेगी जिसमें जो है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो होती है उसकी स्ट्रेंथ की हाफ। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब कि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का वो आएगा 2.5, कि 2 तो जो यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड प्रेजेंट है, और 1 बॉन्ड जो है वो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड करेक्टर होगा वो हाफ होगा नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की, इसीलिए जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना होगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है, जस्ट इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है इसने बताया था। जैसे हम बात करें कि हम बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक नेचर, इसका जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो इसी वजह से कि एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इस तरीके से जो है हम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की हेल्प से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है ना इसमें, तो डाई नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, ट्राई ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे इसको। इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 स्टेट होगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी से पता चलता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, इस तरीके से एक जो है इसके पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके,
फोर्थ वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, दोनों में ही जो नाइट्रोजन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। बेसिकली ये जो दोनों ऑक्साइड्स है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। N2O4 इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2। NO2 गैस जो होती है बेसिकली ब्राउन कलर की, एंड N2O4 ये जो है ये क्या है, कलरलेस इन नेचर। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट में जो है ऑक्साइड जो होता है वो N2O4 सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कलरलेस होगा। लेकिन जब सॉलिड मेल्ट करेगा, लिक्विड आएगा, तो लिक्विड केस में क्या होगा, वो NO2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कलर जो है एकदम से इसका चेंज हो जाएगा, और जैसे जैसे फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसका जो कलर है वो क्या होगा, और ज़्यादा इंटेंस होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। पहले कलरलेस से येलो, येलो से जो है फिर ऑरेंज एंड देन ब्राउन कलर के वेपर्स में जो है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। जैसे सबसे पहले बात करें N2O4, कलरलेस होगा और सॉलिड फॉर्म में होगा। अब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर -11.2 डिग्री सेल्सियस, N2O4 लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, पेल येलो कलर। यहाँ पे जो है 0.01% NO2 फॉर्म में भी आएगा ये, क्योंकि कलर इसका जो है चेंज हो रहा है। देन फर्दर राइज इन टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस, N2O4 लिक्विड से गैसियस स्टेट, डीप येलो कलर एंड ब्राउन। 0.01% से 0.1% NO2 में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट 100 डिग्री सेल्सियस पे NO2 गैस 90% NO2 वाली फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर 100 से और ज़्यादा इंक्रीज 140 डिग्री सेल्सियस, 2 NO2 गैस पर्टिकुलरली ब्राउन एंड 100% NO2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर और अगर फर्दर 600 डिग्री तक हम इसके टेम्परेचर को राइज कर देंगे तो उस केस में जो है फिर से कलरलेस गैसेस में चेंज हो जाएगा, O2 + 2NO। उस केस में क्या है, इन दोनों गैसेस में जो है इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। तो दोनों की दोनों फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी। फॉर्म में अगर प्रॉपर सॉलिड स्टेट है तो N2O4, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा के हम उसे गैसियस स्टेट की साइड लेके जाएंगे तो उस केस में जो है NO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दोनों फॉर्म की इक्विलिब्रियम में होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डाइफेक्शन स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम NO2 का स्ट्रक्चर देखें कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी और एक जो है इसके पास इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो इधर डबल बॉन्ड कर दो, इधर सिंगल, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यही रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों जो स्ट्रक्चर है वो टेंडेंसी है इसकी डाइमराइज करने की। सिंगल इलेक्ट्रॉन है की वजह से क्या है वो डाइमराइज कर जाएगा, और डाइमर जो होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। N2O4 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे। इसका भी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों बॉन्ड्स को इन्हें ऊपर दिखा दो एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑक्साइड आता है डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5। इस केस में जो है नाइट्रोजन +5 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसका भी जो है सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। सॉलिड स्टेट में जो है बेसिकली आयनिक स्ट्रक्चर होगा। आयनिक स्ट्रक्चर NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। और अगर गैस फेज की बात करें, गैस केस में जो है N2O5 का मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा। मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये तो हो गया सॉलिड स्टेट की बात। अब अगर हम बात करें गैस फेज की, तो गैस फेज में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके का जो है इसका स्ट्रक्चर होगा गैस फेज में।
अब ये तो हमने जो डिस्कस करे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद आगे बात करें ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। बेसिकली फॉस्फोरस जो है डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म करेगी। जनरली जो है जो इम्पोर्टेंट है 3 ऑक्साइड्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, second one phosphorus tetraoxide, and phosphorus pentoxide. First of all phosphorus trioxide P4O6। इस स्ट्रक्चर को जो है हम P2O3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोला है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O3। बट अगर हम देखें वेपर डेंसिटी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि ये जो है डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और डायमर की फॉर्म में जो है फिर से P4O6 फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की वो है यहाँ पे +3। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सॉफ्ट वाइट क्रिस्टलाइन कलर का सॉलिड होगा, और जब हम इसको जो है हीट करेंगे P4O6 को, देन इट विल चेंज इनटू P4A8 प्लस P4। ये जो P4 है इसको हम बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। सेकेंड, कोल्ड वाटर में जो है डिजोल्व हो जाएगा और चेंज हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड में H3PO3। इसीलिए जो हम इसको एनहाइड्राइड भी बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड का, एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। मतलब कि एनहाइड्राइड फॉर्म जिसमें वाटर ना प्रेजेंट हो, कि जैसे हमने इसमें वाटर डाला तो ये किस में चेंज हो रहा है फॉस्फोरस एसिड में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। अगर हम हॉट वाटर की बात करें तो कोल्ड वाटर क्या आती है, हॉट वाटर के केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सेम यही रिएक्शन जो है हॉट वाटर के साथ करेंगे तो इस केस में ये देगा फॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फीन। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ स्टेबल है, लेकिन अगर हायर टेम्परेचर की बात करें, हायर टेम्परेचर पे क्या है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा पेंटोक्साइड में। हीट करेंगे P4O10। ओके, अब इसका जो है स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली P4 ऐसे, और इसके बीच में फिर एक ऑक्सीजन इन दोनों को बाइंड करेगी, ऐसे ही एक ऑक्सीजन इन दोनों के साथ, बाकी आपस में सबको जो है फॉस्फोरस को डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इस तरीके का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोरस एटम जो है 3 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेटली बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो ऑक्सीजन है वो क्या है 2 फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड। ये ऑक्सीजन दोनों फॉस्फोरस के साथ, ऐसे ही ऑक्सीजन, मतलब कि एक फॉस्फोरस ने 1 2, ये तो नॉर्मल बॉन्ड बनाई, ऐसे इसने बनाई 1 2, ऐसे इसने और ऐसे इसने, बाकी जो बॉन्ड होगी वो इस तरीके से बनेगी। क्लियर। अब सेकेंड वन P4O8 फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड, ये भी हमारे पास कलरलेस सॉलिड होता है, वाटर के साथ ईजिली रिएक्ट करेगा। P4O8 प्लस H2O, H3PO3 प्लस H3PO4। मिक्स हाइड्राइड, जैसे उस केस में हाइड्राइड था, हम इसको बोलते हैं मिक्स हाइड्राइड। दोनों तरह के हमारे पास बनेंगे। स्ट्रक्चर जो है इसका P4O6 के साथ से ही सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, बस इसमें क्या होगा एक्स्ट्रा जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन थी टोटल 4 फॉस्फोरस के साथ, इस केस में क्या है टोटल हमारे पास 8 ऑक्सीजन आ गई 4 फॉस्फोरस के साथ। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो पहले तो इसका हम एक ऑक्सीजन यहाँ पे और सेकेंड यहाँ पे, इसके बाद एडिशनल क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, ऐसे। ये शो कर दोगे बस।
देन नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P4O10, इसको भी P2O5 बोल सकते हैं, लेकिन डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए जो है इसको P4O10 की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं। वाइट कलर का सॉलिड होगा ये, और लो टेम्परेचर पे जो है फॉस्फोरस का फिनोमिना शो करता है। बेसिकली आगे जाके आप हाईएस्ट स्टडी में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, हमारे पास दो फिनोमिना होता है, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो ये जो है हमारे पास P4O10 जो है फॉस्फोरस का फिनोमिना जो है शो करता है। कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और डिज़ोल्व होने के बाद जो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, P2O5 प्लस कोल्ड H2O HPO3, इसको बोलेंगे हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है फर्दर रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, HPO3 प्लस वाटर, देन बना देगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके अब अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें दो जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड थी, यहाँ पे दो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगी। ये था आपके पास P4O6, ये हो गया P4O8 ऑक्सीजन, ऐसे। ये हो जाएगा आपके पास P4O10 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ तक जो है हमने मेनली जो है हमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के पढ़ने थे, ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के फॉस्फोरस के, वो हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्सो एसिड, सिमिलर वे में जैसे हमने ऑक्सो एसिड्स पढ़ने नाइट्रोजन के वैसे ही फॉस्फोरस के पढ़ेंगे, वो जो है हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।